हेलो फ्रेंड्स, आइए प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। उनके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रोटीन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और उनकी सभी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज के बारे में मैं डिटेल में इसमें आपसे बात करूंगी और एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर प्रोटीन्स, फिर व्हाट आर अमीनो एसिड्स वेयर आर दे फाउंड, एंड व्हाट इज ज्वेटराइन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं प्रोटीन्स के, प्रोटीन्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके रोल्स, मॉलिक्यूलर शेप, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसको बनाता है। उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी, जो स्टेबल बनाते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। डिनेचुरेशन के बारे में बात करेंगे लास्ट में प्रोटीन्स के। सो इस तरह से ये प्रेजेंटेशन वन बाय वन वन इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देगी। सो जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि प्रोटीन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी का पार्ट है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल हैं, तो इसको हम इस पिक्चर से बहुत इजीली समझ सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बेसिकली मेंटेन होती है बहुत कॉम्प्लेक्स एक मॉलिक्यूलर नेटवर्क सिस्टम की तरह, जो हमारे बॉडी में हर एक कम से कम अरबों खरबों जो सेल्स हैं बॉडी में, जो सबसे छोटी यूनिट हमारी बॉडी की है सेल, उस सेल के अंदर भी लाखों केमिकल रिएक्शंस या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होते रहते हैं। क्योंकि सभी चीजों को फंक्शन करने के लिए या गवर्न करने के लिए सभी मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहना पड़ता है, इंटरेक्शंस करने पड़ते हैं, और वो सारे इंटरेक्शंस या केमिकल रिएक्शंस या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होती हैं, उन सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस में किसी न किसी प्रोटीन का रोल होता है। ज्यादातर प्रोटीन्स एंजाइम्स के फॉर्म में उन प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। डिटेल में हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन वर्ड कहाँ से आया। सो ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से सबसे पहले आया, जिसका मतलब है फर्स्ट और प्राइमरी इंपॉर्टेंस। और ये वर्ड कॉइन किया 1838 में स्वीडिश साइंटिस्ट जॉन बर्जीलियस ने, जो ये बताते हुए कि इस ग्रुप के मॉलिक्यूल्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो प्रोटीन्स बहुत ही लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो स्ट्रक्चर में, फॉर्मेशन में हो, या फंक्शन उसका कुछ हो, रेगुलेट करने के लिए कोई चीज, कोई प्रोसेस, या फिर हमारे रेगुलेशन में हो बॉडी के टिश्यू या ऑर्गन्स में। सो बहुत ही क्रुशियल इनका फंक्शन हर जगह पे होता है। अगर हम पूरे ह्यूमन जीनोम की बात करेंगे, तो उस जीनोम में जो हमारे ह्यूमन एक सेल है, उस सेल में करीब करीब 20,000 जीन्स होते हैं, 20,000 जीन्स होते हैं, जिसका मतलब इट हैज अ रेसिपी ऑफ ऑलमोस्ट 20,000, 20,000 प्रिपरेशन इट कैन मेक, जिनसे हमें मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स बन सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन दूसरा कॉम्बिनेशन, ऐसे उन कॉम्बिनेशंस को हम चेंज करते रह सकते हैं। मोर देन 20,000 रेसिपीज जो हैं हमारे पास, मास्टर रेसिपीज, उनसे हम मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल ह्यूमन सेल में ही मिलियंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कितना कॉम्प्लेक्स ये सिस्टम है और कितने सारे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और कितने सारे रोल्स ये प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। सो प्रोटीन्स क्या हैं? लार्ज बायोमोलिक्यूल्स हैं, एज आई मेंशनड। इनकी जो रिपीटिंग यूनिट है, क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं, नेचुरल पॉलीमर्स हैं, तो पॉलीमर्स हमेशा ही रिपीटिंग यूनिट, जिनको मोनोमर्स कहते हैं, उनसे बनते हैं। जैसे इस केस में जो रिपीटिंग यूनिट है वो अमीनो एसिड्स हैं, और इन अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो डिटरमाइन करता है डीएनए। अमीनो एसिड्स हैं क्या? बेसिकली अमीनो एसिड, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड, जिसमें एक सेंट्रल कार्बन एटम है जो अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन पर आपको कार्बोक्सी ग्रुप दिख रहा है, और आप कार्बोक्सिल ग्रुप है, और साथ में इसमें अमीनो ग्रुप है, और इसका थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन है, और फोर्थ पोजीशन पे आर ग्रुप है। मतलब ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, यानी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो अमीनो एसिड का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ज्यादातर जो जो अमीनो एसिड्स हैं, वो अमीनो एसिड इस फॉर्मूला में फिट होते हैं। एक एक एक्सेप्शन भी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या एक्सेप्शन है? तो ये मोनोमरिक यूनिट जो है वो प्रोटीन की हो गई आपकी अमीनो एसिड्स।
अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे अमीनो एसिड, ये जो आर रेड कलर से मार्क्ड है, दिस आर इज अ डिफरेंट एटम, जो हाइड्रोजन भी हो सकता है, और कोई और भी ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, कोई डिफरेंट साइड चेन हो सकती है। इस आर को चेंज करके बेसिकली अमीनो एसिड्स, डिफरेंट तरीके के अमीनो एसिड्स बने होते हैं और बनते हैं। और बेसिकली ये जो आर है, ये रिस्पॉन्सिबल है अमीनो एसिड्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए। जो प्रॉपर्टी उसको उसको डिफरेंट साइज देती हैं, पोलैरिटी देती हैं, पीएच पे चेंजेस होते हैं जो उसमें, वो सारे के सारे ये जो आर आर ग्रुप है, क्योंकि ये आर ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, कोई भी और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। एंड ये आर क्या है, अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अमीनो एसिड्स में बेसिकली जो ये ग्रुप्स हैं, ये आर ग्रुप्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो नॉन नॉन पोलर भी हो सकते हैं, वो पोलर बट न्यूट्रल आर ग्रुप भी हो सकते हैं, वो एसिडिक आर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और ये बेसिक आर ग्रुप्स भी होते हैं, हो सकते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा क्लासिफिकेशन हम इसके बेसिस पर ही कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारे अमीनो एसिड्स, मोस्टली जो कॉमन अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, वो 20 अमीनो एसिड्स हैं। और इन ये 20 अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। ये 7 एग्जाम्पल्स हैं नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स के, जिनमें है, जिसमें सबसे पहले सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन है, जिसमें आर की जगह पे एच है। उसके बाद ये आर जो है वो चेंज होता रहेगा, मतलब वो साइड चेन चेंज होती रहेगी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, और आपको डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनते रहेंगे, ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलीन, वैलिन, मिथाइनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, प्रोलीन इज एन एक्सेप्शन टू दैट फॉर्मूला, जो फॉर्मूला अभी हमने पहले बताया था उसका एक्सेप्शन है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो ये एलिफेटिक जो आर ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है पोलर अनचार्ज आर ग्रुप्स वाले अमीनो एसिड्स का, जिसमें सेरीन है, थ्रेओनिन है, सिस्टीन है, एस्पराजीन है, और ग्लूटामीन है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिस्टीन में सल्फर है, सल्फर ग्रुप है, और सो ये इसकी एक अलग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिर एरोमेटिक आर ग्रुप्स, जिनमें एरोमेटिक मॉइटी लगी हुई है आर ग्रुप की जगह पे, ये 3 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं, फिनाइलिन, ट्राइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स इनमें लगे होने की वजह से ये हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में प्रोटीन्स को इसकी वजह से स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ग्रुप इज ऑफ द निगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स, जिसमें निगेटिव चार्ज है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से है, जिसमें 2 अमीनो एसिड्स आते हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामीन। एंड लास्ट इज योर पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये 20 अमीनो एसिड्स हो गए जो कि क्लासिफाई हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आर आर ग्रुप, जो आर मॉलिक्यूल उसमें लगा हुआ था पहले, उस मॉलिक्यूल की जगह पे ये सब चेन्स रिप्लेस करके लगा दी गई हैं, ये सब मॉइटीज लगाई गई हैं, और 20 कॉमन अमीनो एसिड्स इससे बन गए। सो नाउ द पॉइंट इज कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स, इनको एक 3 लेटर कोड से डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। तो जेनेटिक कोड जो है बेसिकली वो क्या है, वो पूरी रिलेशनशिप है बिटवीन कोडॉन्स एंड अमीनो एसिड्स। उसके बारे में, कोडॉन्स क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, मे बी हम किसी और वीडियो में, जहां हम जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे या ट्रांसलेशन, डीएनए ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे, बात कर सकते हैं। अभी व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जेनेटिक कोड जो है वो रिलेशनशिप है कोडॉन और अमीनो एसिड्स के बीच में। सो ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है, जैसे इस केस में ट्रिपल यू, यू यू सी, यू यू ए, ये जो ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को डिटरमाइन करते हैं। जैसे इस केस में फिनाइलएलेनिन, तो एक ट्रिपलेट कोडॉन के साथ एक अमीनो एसिड ये जुड़ा हुआ है, और अमीनो एसिड्स को एक तो ये 3 लेटर वर्ड से डिटरमाइन कर सकते हैं हम, जैसे ये पीएचई, फिनाइलनिन है, ल्यूसीन है। और एक ट्रिपलेट कोडॉन, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा ट्रिपलेट कोडॉन भी हो सकते हैं, जैसे ये चारों डिटरमाइन कर रहे हैं सेरीन को। फिर इसमें 3 स्पेसिफिक हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए, वो ये हैं यूएए, यूएजी और यूजीए। ये स्टॉप कोडॉन से, मतलब किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए इनकी प्रेजेंस चाहिए। और AUG, दिस इज मेथियोनिन, जो स्टार्ट कोडॉन कहलाता है, जहां से प्रोसेस शुरू होता है।
सो ये जो लेटर्स हैं, जो अमीनो एसिड मैंने मेंशन किए 20 अमीनो एसिड्स, वो सभी के सभी 3 लेटर कोड से और 1 लेटर कोड से डिटरमाइन होते हैं। सो 1 लेटर कोड हमें क्यों चाहिए? जैसे हम डीएनए के बारे में बात करते हैं तो हम जनरली डीएनए सीक्वेंस अगर बात कर रहे हैं तो डीएनए सीक्वेंस हमारी एटीसीजी ऐसे करके हम सीक्वेंस को लिखते हैं। सिमिलरली क्योंकि उसमें जो हेट्रोसाइक्लिक बेसिस है और नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, उनके उनको हम लेटर कोड्स से लिखते चले जा रहे हैं। लाइकवाइज प्रोटीन्स में क्या होता है कि ये जो लेटर कोड्स हैं, जैसे एलिनिन का ए, अर्जिनिन का आर, वैसे ही हम प्रोटीन्स को जब लिखते हैं तो ये सिंगल लेटर कोड से हम प्रोटीन्स को लिखते हैं। सो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड्स, 3 letter code and 1 letter code for each amino acid. Now, what are these amino acids? So, as I mentioned already, that amino acids are basically the compounds which have carboxyl group and the amino group in on two different ends, and then they have hydrogen atom and R group. So usually क्या होता है कि जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, वो अल्फा अमीनो एसिड्स जनरली एग्जिस्ट करते हैं दो ऑप्टिकल आइसोमर्स के फॉर्म में, एल या डी, लिवो एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये आपने पढ़ा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो। और ये जो आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। लेकिन इसमें एक जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, जब आर की जगह पे एच होता है तो ग्लाइसिन बन जाता है, और ग्लाइसिन इसका एक्सेप्शन हो जाता है क्योंकि फिर ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं रहता। तो इसलिए ग्लाइसिन जो है वो आपका आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। और नेचर में जनरली क्या होता है, मोस्टली जो है एल अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। एक एक्सेप्शन मैंने और पहले बताया था जो इस फॉर्मूला में फिट नहीं होता, वो है प्रोलीन का। क्योंकि प्रोलीन जो है उसको एलिफेटिक अमीनो एसिड है जिसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि इसमें ये साइक्लिक नेचर इसकी है, और इस साइक्लिक नेचर के होने की वजह से क्या होता है, जनरली जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के, जहाँ पे बहुत स्ट्रक्चरल रिजिडिटी होती है, उन जगहों पर अगर आपको प्रोटीन को फोल्ड करना है तो नॉर्मली जहाँ पे प्रोटीन फोल्ड होता है उन जगहों पे या टर्न्स वगैरह पे ये प्रोलीन एक्चुअली प्रेजेंट होता है। सो ये दो एक्सेप्शन हो गए आपके, एक ग्लाइसिन और एक प्रोलीन। नाउ ज्विटराइंस क्या है? तो ज्विटराइंस बेसिकली वो स्ट्रक्चर है या वो कंपाउंड है जहां पे दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ NH3 पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ C डबल ओ नेगेटिव इज प्रेजेंट ऑन द सेम कंपाउंड। सो दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो ये दोनों सेम टाइम पे प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपका NH2 या COOH ग्रुप नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता एक साथ। तो ये दोनों ज्यूटेराइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन या प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है और ये NH2 इसको लेके NH3 पॉजिटिव बना देता है। तो ज्विटरायन एक ऐसा कंपाउंड है या स्ट्रक्चर है जहाँ पे अमीनो ग्रुप NH3 ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COO- दोनों का प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, और उस स्ट्रक्चर को हम ज्विटरायन कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए तो ज्विटरायन में क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप एसिडिक साइड में हैं तो आप NH3 पॉजिटिव आपको दिख रहा है, अगर आप बेसिक साइड में हैं तो COO नेगेटिव दिख रहा है, और इन बिटवीन आपको चार्ज न्यूट्रलाइज दिख रहा है एक पॉइंट पे, एक पीएच पे, जहाँ पे COO- और NH3 पॉजिटिव को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ऐसा पीएच जहाँ पे ये को एग्जिस्ट करते हैं उस पीएच को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। That is also very important term you should know. Isoelectric point is the pH where zwitterions exist. Or zwitterions basically are the neutral molecules where positive and negative charge are present in equal amount. So Pi is your isoelectric point where there is no charge on the amino acid. So and this is very specific to every amino acid. Every amino acid would have a specific isoelectric point. So you can identify the amino acid on the basis of isoelectric point. Now another important thing, another sort of exception is an amino acid which is cysteine. Cysteine usually exists in the form of the dimers. So cysteine has this SH group, and on oxidation what happens is this SS bond, this disulfide linkage develops, and usually it is present in the form of the disulfide linkage, and this disulfide linkage is responsible for is actually responsible for the stability of the protein. One factor
इस डाइसल्फाइड लिंकेज, बहुत सारे और जो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, डाइसल्फाइड लिंकेज इज ऑल्सो अनदर फैक्टर इन एडिशन टू दोज. सो ये कब होगा? जब आपके पास सिस्टीन अमीनो एसिड है, विच इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. नाउ व्हाट आर पेप्टाइड्स? सो अमीनो एसिड्स क्या होता है? एज आई मेंशन्ड, दीज अमीनो एसिड्स हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड NH2 ग्रुप. सो ये वाटर रिलीज कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स आसपास आ जाते हैं और वाटर रिलीज करते हैं, और वाटर रिलीज करके दे विल फॉर्म दी पेप्टाइड बॉन्ड विच इज C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड. तो प्रोटीन की जो स्टेबिलिटी है पूरी की पूरी, वो बेसिकली मैक्सिमम स्टेबिलिटी डिटरमाइन करता है पेप्टाइड बॉन्ड. और प्रोटीन्स बनते ही इस वजह से हैं क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, बिकॉज ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये एक दूसरे से इन पेप्टाइड बॉन्ड्स की के साथ जुड़ते चले जाते हैं. जैसे अब ये सिंगल सिंगल अमीनो एसिड है और ये दोनों अमीनो एसिड जुड़ गए हैं, तो नाउ दिस इज अ डाई पेप्टाइड. ऐसे ही और पेप्टाइड्स इसमें और मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड के जुड़ते जाएंगे, तो ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड ऐसे बनते चले जाएंगे, और फाइनली जब बहुत लॉन्ग चेन हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड्स बन जाएंगे. So that will be called as the protein. So these peptides are very important, and this peptide bond is very important bond. Give me a sec. Okay. So so now next point is how do you हाउ डू यू नेम दीज पेप्टाइड्स. सो ये जो पेप्टाइड्स हैं इनको एक स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर है इनका. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देख बताऊं आपको एक एग्जांपल दो, तो ये दो अमीनो एसिड्स जहां पर जुड़े हुए हैं, दिस अमीनो एसिड एंड दी अदर अमीनो एसिड, ये आपका ग्लाइसिन है और ये आपका एलिलीन है. जब ये दोनों जुड़ते हैं तो जो अमीनो एसिड एन टर्मिनल पे है, एन टर्मिनल मतलब जिस एंड पे आपका NH2 ग्रुप है, और सी टर्मिनल जो आपका जिस एंड पे C OH ग्रुप है. तो एन टर्मिनल वाला जो अमीनो एसिड होगा उसको आप YL लगाएंगे उसके बाद में, वो आपका सफिक्स होगा. और जो बाद वाला सी टर्मिनल वाला अमीनो एसिड है वो वैसे ही रहेगा. सो अब इसका नाम हो गया ग्लाइसिल एलेनिन. लाइकवाइज मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देती हूँ, जैसे ग्लाइसिल एलेनिन है. और वैसे अगर अभी ये दोनों अमीनो एसिड सेम है, इसमें भी ग्लाइसिन है एलेनिन है, इसमें भी ग्लाइसिन है एलेनिन है, लेकिन जब इनको आगे पीछे कर दिया जोड़ने में, मतलब एन टर्मिनल पे अगर एलेनिन आ गया तो एलेनाइन ग्लाइसिन हो गया, और अगर एन टर्मिनल पे ग्लाइसिन आ गया तो ग्लाइसिलेनिन हो गया. सो ये अलग अलग इनका नॉमेनक्लेचर हो जाता है. तो इनको सिंथेसाइज किया जा सकता है उसके बेसिस पे. लाइकवाइज आप, एज आई हैव मेंशन्ड दिस ऑलरेडी, कि आप ऐसे प्रोटीन्स अमीनो एसिड जोड़ते चले जाएंगे एंड देन यू विल मेक द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स व्हिच विल रिजल्ट इनटू द पॉलीपेप्टाइड्स. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं जो सब पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सो दिस इज अ लॉन्ग चेन एंड दिस कैन कीप कंटिन्यूइंग. इस साइड पे एन टर्मिनल है, इस साइड पे सी टर्मिनल है, and long polypeptide chains will result into the formation of the proteins. Now next comes is the function of these proteins. What are the key functions or the roles of these proteins? So अगर आप क्लासिफाई करें इनको फंक्शन के बेसिस पे, तो जनरली हम 7 इनको टाइप्स में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. सारे जितने भी प्रोटीन्स हैं, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द एंटीबॉडीज, और दे कैन बी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोनल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, स्टोरेज प्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. तो ये सारे फंक्शन प्रोटीन्स करता है और उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे स्किन, बोन्स, हेयर, फिंगर नेल्स, ऑल दीज आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स. लाइकवाइज मूवमेंट में, मसल का जितना भी मूवमेंट होता है वो एक्टिन और मायोसिन होते हैं वहां पर. कैटालिसिस, जितने भी रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं वो सारे रिएक्शंस, एंजाइम्स जो कैटालाइज कर रहे हैं वो सब हमारे प्रोटीन्स हैं. जैसे एक एग्जांपल है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का, जो ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में. ऐसे अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो प्रोटीन्स बहुत सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो ऑक्सीजन हो, आयंस हो. सो जैसे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जो हमारा थ्रू आउट दी बॉडी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है.
सो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑल्सो, जैसे इंसुलिन जो हार्मोन है, जो वो हार्मोन्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। इंसुलिन हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है और उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। लाइकवाइज डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स हैं, प्रोटेक्शन के लिए भी यूज हो सकता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस जहाँ पे होते हैं, या फाइब्रोनोजन बनता है जब क्लॉटिंग होती है, तो स्टोरेज प्रोटीन्स की तरह भी होते हैं, जैसे कैसीन है, ओवल एल्ब्यूमिन है। और रेगुलेशन में तो होता ही है ऑब्वियसली प्रोटीन्स का फंक्शन, क्योंकि कंट्रोल करता है ये जीन एक्सप्रेशन को। सो इतने सारे इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस मैंने आपसे डिस्कस कर दिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन categorize these amino acids. Now, next classification of the amino acids or proteins is on the basis of their properties. एक केमिकल क्लासिफिकेशन है सबसे पहला। सो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो उसमें स्ट्रक्चर में है उसके बेसिस पे आप उसको क्लासिफाई कर दें। मतलब अगर किसी क्या अमीनो एसिड में एक साइड पे एक अमीनो ग्रुप है और दूसरे साइड पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ न्यूट्रल या अनचार्ज्ड अमीनो एसिड। तो मोनोबेसिक या मोनोकार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपके न्यूट्रल या अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स हैं। सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ दी, अभी हम अच्छा इसकी सब कैटेगरी के बारे में पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की। तो एक इसका एक्सेप्शन और या हो गया जिसमें हमने आर को एच से रिप्लेस कर दिया। एक हो गया एलेनिन जिसमें आर सी एच थ्री या मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया। फिर ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स भी होते हैं जिनमें आर है, जैसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो वैलिन हो गया, आर आइसोब्यूटाइल ग्रुप है तो ल्यूसीन हो गया। इस तरह से आप उनको चेंज करते रह सकते हैं। एक ये सब क्लासिफिकेशंस हैं इनके न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के। सो न्यूट्रल सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी होते हैं, जैसे सिस्टीन का एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इन एडिशन टू दैट मिथाइनिन इज आल्सो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। देन देर आर न्यूट्रल हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स, जैसे सीरीन है, थ्रायोनिन है। सो ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप कैटेगराइज कर रहे हैं। न्यूट्रल एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं तीनों अमीनो, इनकी बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुकी हूँ। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, दीज आर योर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जिनमें एरोमेटिक मॉइटीज होती हैं। न्यूट्रल हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स में ट्रिप्टोफैन है जिसमें इंडोल ग्रुप होता है। प्रोलीन आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड किस तरीके का स्ट्रक्चर है, और एक थोड़ा एक्सेप्शनल अमीनो एसिड है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो आई हैव मेंशन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्लाइड। कुछ और स्लाइड्स भी ऐसी होंगी जिनको मैं ऐसे थोड़ा क्विकली स्किप करूंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से होंगे, जिनमें ऑब्वियसली NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे, वो आपके बेसिक अमीनो एसिड होंगे। जैसे इस स्लाइड में मेंशन है, ये साइड बेसिक हैं और ये साइड एसिडिक ग्रुप है। तो एसिडिक ग्रुप में जब दो कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक अमीनो ग्रुप है, लाइकवाइज दो कार्बोक्सिल ग्रुप है एक अमीनो ग्रुप है, तो एसिडिक कंपोनेंट ज्यादा हो गया, सो एसिडिक अमीनो एसिड बन गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया। लाइकवाइज बेसिक के केस में क्या है, NH2 ग्रुप ज्यादा है, लाइसिन हो गया, अर्जिनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, तो ये आपके बेसिक अमीनो एसिड्स हो गए। एसिडिक अमीनो एसिड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। फिर एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ आपसे। ज्विटरायन है बेसिकली जो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी का मतलब आपका बेसिक और एसिडिक जो ग्रुप है वो दोनों ग्रुप प्रेजेंट है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एंड वी कॉल दैट एज दी ज्विटरायन। और पीएच जिस पे ज्विटरायन एग्जिस्ट करता है दैट इज योर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ द अमीनो एसिड, जिसको हम न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं या न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी बोल सकते हैं। तो अमीनो एसिड को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इसेंशियल, सेमी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, वो जो हमें बेसिकली डाइट से लेने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी बॉडी उतना ज्यादा बनाती नहीं है जितना हमें चाहिए, तो हमको अपने डाइट से इनको लेना है। सेमी इसेंशियल कौन से हैं, सेमी इसेंशियल वो अमीनो एसिड्स हैं जिन अमीनो एसिड्स को बॉडी बना भी रही है लेकिन फिर भी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है और हमें बाहर से लेने की भी जरूरत है। तो जनरली बच्चों के केस में या चिल्ड्रन के केस में ये होता है। इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा निमोनिक है ये, विला HM 10,000 पाउंड। ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसेंशियल और सेमी इसेंशियल के, विला HM 10,000 पाउंड, सो वैलिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, इन सब के सब वर्ड से एक एक वर्ड बना हुआ है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन रिमेंबर इट। इसके अलावा जो बाकी 10 अमीनो एसिड्स बचे वो सब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के रेंज में आते हैं। और
ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमें कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी जितना हमें चाहिए उतना इनफ बनाती है. सो दीज आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के बेसिस पे आप कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं? सो इस क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट है फाइब्रस प्रोटीन्स, जो जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, या फिर कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और जैसे एग्जाम्पल कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन. सो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल पर्पजेस के लिए यूज होते हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होना है उनके लिए ये बेसिकली यूज होते हैं, या प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए, शेप के लिए. तो उन जगह पे आपको फाइब्रस प्रोटीन्स चाहिए. इसका सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, डाइल्यूट एसिड्स में. और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं इंसुलिन, कैसीन. नाम से ही पता चल रहा है आपको, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, कि ये कभी भी स्ट्रक्चरल पर्पसेस के लिए यूज नहीं होंगे. तो इनका क्या यूज है? इनका यूज और भी दूसरे बहुत से बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिनमें होता है, जैसे ये एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं, हार्मोन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है और हमारी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काम आता है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है. सो दैट इज द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. So physical properties क्या हैं? As it has already been told to you that all these are alpha amino acids. So alpha amino acids में जो first classification simple proteins का हम कर रहे हैं, उसको further divide हम कर सकते हैं on the basis of solubility. Solubility के basis पे albumins, globulins, prolamins, glottulins, स्क्लेरोप्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स, ये सारे के सारे सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, किस सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल हो रहे हैं, वाटर में या फिर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, कहाँ पे ये सारे सॉल्युबल हो रहे हैं, उसके बेसिस पे ये पूरा क्लासिफिकेशन है. आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस आल्सो. I have listed down all the examples and everything. You can pause the video and have a look at it if you want to go into the details further. Second, इसका जो सब कैटेगरी है, दैट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. नाउ दीज प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रीजन बीइंग कि ये वो प्रोटीन्स हैं जिन प्रोटीन्स में एक नॉन प्रोटीन ग्रुप लगा हुआ होता है, जिस नॉन प्रोटीन ग्रुप को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. तो ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इस प्रोस्थेटिक ग्रुप के बेसिस पे इनको हम क्लासिफाई करते हैं. जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो न्यूक्लिक एसिड है. क्रोमोप्रोटीन्स में कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो मेटल की प्रेजेंस की वजह से है, जैसे क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से है, उसे हम क्रोमोप्रोटीन बोलते हैं. Phosphoprotein is because of the presence of phosphoric acid. Then glycoproteins is because of the presence of carbohydrates and its derivatives. इनके examples भी सबके मैंने दिए हुए हैं, so you can just read out the examples also. Lipoproteins containing lecithin and kefalin, etc. These are the different types of proteins on the basis of the presence of the non-protein group or the prosthetic group which is found in the proteins. Another subclassification is of the derived proteins. So these derived proteins are those which can be created from simple or conjugated proteins only. जो पहली दो सब कैटेगरीज थी, उन्हीं दोनों सब कैटेगरीज से इनको बनाया जा सकता है थ्रू केमिकल और फिजिकल मीन्स. सो डिराइव्ड प्रोटीन्स को जनरली वो तब बनते हैं जब एसिड, एंजाइम या एल्कली कोई भी इनको पार्शियली या कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर देता है इन प्रोटीन्स को, सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को. तो जनरली जो एग्जांपल्स हैं डिराइव्ड प्रोटीन के, उनमें डीनेचर्ड प्रोटीन्स आते हैं. डीनेचुरेशन क्या प्रोसेस है वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. तो इसके जो एग्जांपल्स हो गए वो आपके डीनेचर्ड प्रोटीन हो गए, मेटा प्रोटीन्स हो गए, सेकेंडरी प्रोटीन्स हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए. नाउ लेट्स कम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of proteins, which is protein structure. So protein का जो structure होता है वो primary, secondary, tertiary और quaternary structure में differentiate किया जा सकता है. अलग अलग structures हैं और इन सारे structures के बारे में एक एक करके I will discuss. So primary structure की जब हम बात कर रहे हैं, this is nothing but just the linear sequence of amino acids. आप अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस जो प्रोटीन्स में प्रेजेंट है उनको लाइन से लगा दीजिए, एक लीनियर सीक्वेंस बना दीजिए, दैट विल बी योर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. फॉर एग्जांपल जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आपको अगेन अगर समझनी है तो आप देखिए 6 अमीनो एसिड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6.
और ये 6 अमीनो एसिड ही जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं आगे पीछे अगर हम इनकी पोजीशन चेंज करें, तो वो 46,656 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसका मतलब हम सिर्फ इन्हीं 6 अमीनो एसिड से इतने कॉम्बिनेशंस में नए नए प्रोटीन्स बना सकते हैं। एंड हमारे पास हैं कितने, हमारे पास हैं 20 अमीनो एसिड्स। सो इफ वी सी दोज द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज, देन प्रोबेबली हम thousands of amino acids can be positioned for making thousands of different types of proteins। हजारों अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स बन सकते हैं जो हमारी बॉडी हर रोज बना रही है, और डिफरेंट फंक्शंस जिसके थ्रू हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया था बोविन इंसुलिन का, फ्रेड सेंगर ने 1953 में इन्होंने सीक्वेंस किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला पहला। ये सीक्वेंस का ये स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, इसमें 2 चेन्स हैं, ए चेन और बी चेन। ये दोनों चेन्स में आपको अमीनो एसिड्स लिखे हुए दिख रहे हैं। एक साइड, ये साइड एन टर्मिनल है, ये साइड सी टर्मिनल है। और ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं डाइसल्फाइड लिंकेज से, जो सिस्टीन के बीच में हो रहा है। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। और ऐसे ही एक ए चेन के अंदर भी ये जो सल्फर सल्फर लिंकेज, आपको डाइसल्फाइड लिंकेज नजर आ रही है ए चेन के अंदर, ये लिंकेज दिस इज ऑल्सो देयर। ये सब डिटरमाइन किया था फ्रेड सेंगर ने 1953 में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। दूसरा नोबेल प्राइज उनको मिला उनके सेंगर डाइडिऑक्सी मेथड के लिए, जो डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए दिया, जो बहुत ही मार्वलस डिस्कवरी थी, क्योंकि इसकी वजह से फाइनली हमारा जो डीएनए का सीक्वेंस है ह्यूमन जीनोम का, वो डीएनए सीक्वेंस हो सका। और अल्टीमेटली अभी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं या स्पीशीज हैं जिनके ऑलरेडी सीक्वेंसेस, डीएनए सीक्वेंसेस ऑलरेडी लोगों को अब पता है, उनके पूरे जीनोम पता है। एंड एक पूरा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट डिफरेंट तरीकों पर, डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जो हमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ लेकर जा रहा है। बट वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल। आप अगर उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो पुट द कीवर्ड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड देन ट्राई टू रीड अबाउट इट। सो ये स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है, इससे पता चलेगी आपको। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। सो बिफोर आई गो इनटू द स्ट्रक्चर, मैं आपको एक चीज और भी बताना चाह रही हूँ कि जब हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में, आई जस्ट मेंशन कि लीनियर आप सीक्वेंस अमीनो एसिड्स का बता दीजिए, देन विल बी योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो केवल एक अमीनो एसिड चेंज हो जाने से, अगर एक भी अमीनो एसिड चेंज हो गया तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो सकते हैं, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। अगर सिर्फ एक अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलीन हो जाए पूरी सीक्वेंस में, ये ग्लूटामिक एसिड आपको दिख रहा है ग्लूटामीट, और अगर ये वैलीन हो जाए, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है दैट इज आर HbA हीमोग्लोबिन, जिसमें ग्लूटामिक एसिड होता है, और अगर उसकी जगह पे वैलीन हो जाए, HbS बन जाए, तो इट रिजल्ट्स इनटू अ वेरी वेरी ट्रबलसम डिजीज विच इज सिकल सेल एनीमिया, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमारी रेड ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है और उनको इस तरह से सिकल शेप में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हीमोग्लोबिन ए होता है उसकी जगह पे हीमोग्लोबिन एस बनता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ये सिर्फ एक सिंगल चेन के म्यूटेशन की वजह से, केवल अगर एक अमीनो एसिड चेंज हो जाए तो उस अमीनो एसिड से इतनी प्रॉब्लमेटिक डिजीज पॉसिबल है। सो इस तरीके के जो म्यूटेशंस हैं, जो अमीनो एसिड के म्यूटेशंस हैं, दे आर वेरी वेरी ट्रबलसम म्यूटेशंस। इसीलिए ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पोजीशन जो अमीनो एसिड को, जिस अमीनो एसिड को दी गई है, उस अमीनो एसिड को उस पोजीशन पे बनना क्यों ज़रूरी है। अगर वो ज़रा सा भी चेंज होता है तो बहुत ट्रबलसम सिचुएशंस हो सकती हैं। So now let's get back to secondary structure of proteins. So secondary structure का सबसे पहले दिया था लाइनस पॉलिंग और रॉबर्ट कॉरी। इन लोगों ने इसको
इसको प्रपोज किया था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली 3 डायमेंशनल शेप है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, जिनको अरेंज किया जा सकता है डिफरेंट अरेंजमेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, उनके जो उनकी बैकबोन में प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड्स की। सो अमीनो एसिड्स की बैकबोन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उनको डिफरेंट तरीके से अगर हम अरेंज कर देते हैं तो 3 डायमेंशनल शेप में आ जाते हैं वो, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बन जाता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे एक इसका पार्ट है अल्फा हेलिक्स या अल्फा हेलिसिस, जो बहुत ही टाइट राइट हैंडेड कॉइल्स होते हैं, जिसमें 3.6 अमीनो एसिड्स पर टर्न होते हैं। अभी वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेंगे। दूसरा इसका कंपोनेंट है बीटा प्लीटेड शीट्स, जो बनती हैं तब जब शॉर्ट रीजन्स जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स के एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा थोड़ा बहुत इसमें बीटा टर्न्स और ओमेगा लूप्स वगैरह भी होते हैं, जो कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द अल्फा हेलिक्स फर्स्ट। सो अल्फा हेलिक्स क्या है, अल्फा हेलिक्स कौन बना रहा है, जो सिंगल प्रोटीन चेन है वो अल्फा हेलिक्स बना रही है। और इस शेप को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। जो सी डबल बॉन्ड ओ और एनएच के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उससे ये इसकी शेप जो है मेंटेन हो रही है। और अल्फा हेलिक्स जो होते हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज मूव करते हैं, मतलब वो राइट हैंडेड होते हैं नेचर में। जैसे डीएनए के केस में अगर आपको याद हो, तो डीएनए राइट हैंडेड भी होता है, लेफ्ट हैंडेड भी होता है, बट अल्फा हेलिक्स इज ऑलवेज अ राइट हैंडेड हेलिक्स, जो सिंगल चेन हेलिक्स है। बीटा प्लीटेड शीट्स जो है वो, बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है, अल्फा हेलिक्स में क्या हुआ, सिंगल प्रोटीन चेन्स थी। बीटा प्लीटेड शीट में कई प्रोटीन चेन्स होती हैं, और इनकी जो शेप होती है, अगेन इनकी शेप भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डिटरमाइन करती है, प्लस प्लस कुछ और भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो चेन्स के बीच में होते हैं, जो इसकी शेप को डिटरमाइन करते हैं। और ये जो चेन्स होती हैं ये एंटी पैरेलल एक दूसरे के अपोजिट रन करती हैं, और घूम करके फिर यू टर्न लेकर के वापस आ जाती हैं एंड्स पे। सो ये पिक्चर शायद थोड़ा ज्यादा इसको क्लियर करेगी। तो अल्फा हेलिक्स ये सिंगल प्रोटीन चेन है, जो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख सकते हैं। ये दिस इज योर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, ये व्हाइट और जिसके बीच में डॉट्स हैं ब्लैक, ये आपका अल्फा हेलिक्स की को स्टेबल बनाने के लिए या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए। बीटा प्लेटेड शीट में क्या है, एक से ज्यादा प्रोटीन चेन्स है, और एक से ज्यादा प्रोटीन चेन्स में ये जो है इंट्रा चेन्स, मतलब सॉरी इंटर चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो रही है, जिसकी वजह से ये इसको स्टेबल बना रहा है। और ये एक के ऊपर एक या साइड बाय साइड अलाइन कर देते हैं एक दूसरे के साथ, सो दैट ये शीट के फॉर्म में अरेंज हो जाए। सो दिस इज योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा डिफरेंट है या एक्सेप्शन है इस उसमें, जो कोलेजन कोलेजन प्रोटीन का है। कोलेजन प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, जरा अलग तरीके से का होता है। इसमें ट्रिपल हेलिक्स बनता है। बेसिकली जो कोलेजन है वो हमारा ऐसा प्रोटीन है जो कनेक्टिव टिश्यू वाला प्रोटीन है, जिस जो बोन्स बनाता है, कार्टिलेज, टेंडन, ओटा या स्किन बनाता है। और हमारे ह्यूमन बॉडी प्रोटीन का करीब करीब 30% जो है वो कोलेजन है। सो ये जो ट्रिपल हेलिक्स यूनिट, ये आपको 3 लाइंस में ऐसे हेलिक्स दिख रहे हैं, ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, और इस ट्रिपल हेलिक्स यूनिट को हम ट्रोपोकोलेजन कहते हैं। सो दिस इज समथिंग important which you should remember, that this is a protein which forms the triple helix structure as its secondary structure. सो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, जिसमें बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। पेप्टाइड बैकबोन होती है, प्लस उसमें साइड चेन्स भी होती हैं जो उसको उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती हैं। बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, डिफरेंट तरीके की फोल्डिंग्स होती हैं जो उसमें फंक्शन करती हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारे इंटरेक्शंस का रोल होता है। कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिकली आई जस्ट मेंशन टू ऑल ऑफ यू, वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट देम। ये सारे जो इंटरेक्शंस है जो टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाने में यूज होते हैं, वो है कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, salt bridges, hydrophobic interactions, metal ion coordination. We'll talk about them one by one. सो टर्शरी स्ट्रक्चर या कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो, अभी हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं बात करेंगे। कोवेलेंट जो बॉन्ड है ये बना कौन रहा है, ये आपका सिस्टीन मॉलिक्यूल जो डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, एसएस बॉन्ड बनाता है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन।
Now, second is your hydrogen bonding. So, hydrogen bonding can occur whenever there is any heteroatom, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उसके साथ में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। जो जनरली ये जो इंटरेक्शन है ये साइड चेन्स में या बैकबोन्स में होते हैं, या कभी कभी दोनों जगह भी हो सकता है। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्यों होते हैं? सॉल्ट ब्रिज जो चार्ज पोर्शन होता है प्रोटीन्स का, चार्ज पोर्शन पोर्शन मतलब जैसे ये NH3 ग्रुप, NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव, ये जो चार्ज प्रोटीन्स है, चार्ज पोर्शन है, इनकी वजह से ये स्पेसिफिक जो सॉल्ट ब्रिजेस हैं वो बनते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और फाइनली आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट इज योर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। सो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस में क्या होता है कि ये जो इंट्रैक्शंस होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। And also because the non-polar groups will turn away from the water and the polar groups towards it, hydrophobic interactions will take place. तो नॉन पोलर जो ग्रुप है वो वाटर से दूर जाते हैं, और पोलर ग्रुप जो है उसकी तरफ आते हैं, तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है। दैट इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देन लास्ट इज योर मेटल आयन कोऑर्डिनेशन। तो कई बार क्या होता है कि दो जो साइड चेन्स होती हैं जिनमें सेम चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो वो एक दूसरे को रिपेल ना करें उसके लिए क्या होता है, उनमें एक मेटल आयन प्लेस कर देते हैं, और जिससे कि वो मेटल आयन हेल्प करता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मेटल आयन कोऑर्डिनेट करता है उन दोनों को कनेक्ट करने में, दोनों चेन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो मेटल कोऑर्डिनेट करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएंगी वो सारी चीजें जो हमने अभी जिनके बारे में बात करी। ये अल्फा हेलिक्स भी दिखा रहा है, शीट बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है। दिस इज द मेटल आयन कोऑर्डिनेशन। ये दोनों पार्ट्स हैं चेन के जिसके बीच में मेटल आयन मेटल आयन कोऑर्डिनेशन की वजह से रिपल्शन नहीं होगा। Likewise, there are hydrophobic interactions, there are disulfide bonds, there are hydrogen bondings, and then there are electrostatic interactions. I have mentioned about all of them in the earlier slides. इन सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ये सब कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है या ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और टर्शियरी स्ट्रक्चर की के लिए प्रोटीन्स के ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ लास्ट इज योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बिकॉज इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो जनरली इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा हमेशा चेन्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन का, जिसमें 4 सब चेन्स होती हैं, 2 चेन्स 141 अमीनो एसिड्स की एंड 2 चेन्स 146 अमीनो एसिड्स की। अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 1, ये 4 अलग अलग चेन्स दिख रही हैं। तो ये डिफरेंट चेन्स होती हैं, जनरली इनके बीच में मेटल आयन भी होता है, जैसे हीमोग्लोबिन के केस में आयरन होता है। ऐसे ही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो बनाता है वो कोलेजन भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है, बिकॉज उसमें एक से ज्यादा चेन्स होती हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड इट विल हैव more than one protein chain so that for its formation. This slide quickly summarizes all primary, secondary, tertiary, and quaternary structure. So primary structure is this linear sequence of amino acids. Secondary structure is your alpha helix and the beta pleated sheets. Tertiary structure is a structure which is formed because of various kinds of interactions, and quaternary structure which has more than one protein chain and is formed with very high level organization, and so usually it also has a metal in between so that it keeps coordinating among the chains and makes it stable molecule. So this was all about the structure of proteins. This was very, very important. I hope all of you might have understood it clearly. A very small portion is left, which is denaturation. So denaturation is nothing but the destroying or the degrading of the rather destroying is fine, destroying of the protein. तो कोई भी फिजिकल या केमिकल एजेंट जो प्रोटीन के कन्फर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है तो हम उसे एक डीनेचुरेटिंग एजेंट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। जैसे इसके बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं, मतलब जो उसके प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, जो कन्फर्मेशन है, चाहे वो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में हो, बीटा शीट के फॉर्म में हो, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो, अगर उस कन्फर्मेशन को कोई डिस्टर्ब करता है तो उसको हम डीनेचुरिंग एजेंट कहते हैं, और उस पूरे प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे अगर आप एग को बॉईल कर दें, हीट कर दें,
तो जिलेटिन फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर अगर आप 6 मोलर यूरिया को किसी उसमें डाल दें तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स सारे ब्रेक हो जाएंगे। जैसे अगर कोई डीएनए मॉलिक्यूल है किसी सैंपल में और उसमें आपने 6 मोलर यूरिया डाल दिया, तो डीएनए मॉलिक्यूल भी डीनेचर हो जाएंगे। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वॉटसन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो ब्रेक हो जाएगी। लाइकवाइज प्रोटीन के केस में भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी। डिटर्जेंट्स को यूज कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज कर सकते हैं जो सल्फर सल्फर बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे। सो देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीनेचुरेटिंग एजेंट्स पॉसिबल। अच्छा, कुछ डीनेचुरेशन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जैसे अगर आप यूरिया डाल रहे हैं तो वो रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे अगर आपने एग को बहुत स्ट्रांगली बॉईल कर दिया तो वो प्रोटीन फिर दोबारा से अपने नेटिव स्टेट में या नॉर्मल स्टेट में नहीं आएगा। वो एक बार डीनेचर हो गया तो वो डीनेचर हो गया। ये इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका नेटिव प्रोटीन का फॉर्म है जो अपने किसी स्ट्रक्चरल फॉर्म में है। और जब इसमें हम डीनेचरिंग एजेंट डालते हैं तो ये ऐसे रैंडम कॉइल के फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में डीनेचर्ड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लाइकवाइज आप डिटर्जेंट को भी एज डीनेचरिंग एजेंट यूज कर सकते हैं और फाइनली डीनेचर्ड प्रोटीन वुड बी फॉर्म्ड। लास्ट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, स्लाइड पे मैंने मेंशन की है बहुत सारी चीजें। अगर आप समझना चाहें तो स्लाइड को पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रोटीन्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में आई हैव टॉक्ड अबाउट। प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिकली अमॉर्फस, कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस हैं। क्रिस्टलाइन होते हैं तो प्योर प्योर होते हैं, कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में ज्यादातर। सो एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है उनका। और हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं जो उनको कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं जिनसे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे बायोप्यूरेट टेस्ट में रेड या वॉयलेट कलर आता है, मिलियंस टेस्ट में वाइट प्रेसिपिटेट आता है, जेंथोप्रोटिक टेस्ट में येलो आता है। निनहाइड्रिन बहुत ही फेमस जो रिएक्शन है जिससे आपको इमिडिएटली पता चल जाता है कि कंपाउंड आपके सैंपल में अमीनो एसिड या प्रोटीन है या नहीं है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। सो अमीनो एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्वियसली ये सारी प्रॉपर्टीज जो, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अमीनो ग्रुप भी है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे चाहे वो सॉल्ट फॉर्मेशन हो एल्कलीज के साथ में, या एस्टर फॉर्मेशन हो अल्कोहल के साथ में, अमाइड फॉर्मेशन हो अमीन्स के साथ में, या डीकार्बोक्सिलेशन हो, ये सब फॉलो करते हैं। ऐसे ही लाइकवाइज NH2 में ग्रुप की वजह से जो प्रॉपर्टी है, डीएमिनेशन हो गया निनहाइड्रिन रीजन से, ये प्रॉपर्टीज एवरी प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय देम। ऐसे ही कुछ रिएक्शंस होते हैं जो इनकी साइड चेन की वजह से होते हैं, क्योंकि दे हैव स्पेसिफिक साइड चेन आल्सो आर। सो आई हैव लिस्टेड डाउन सम नेम्स: मिलियन रिएक्शन, रोजनहेम रिएक्शन, पॉली रिएक्शन, साकागुची रिएक्शन, लेड सल्फाइड रिएक्शन। सो इन सभी रिएक्शंस में स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड्स है, जैसे टायरोसिन रेड कलर दे रहा है, ट्रिप्टोफैन वायलेट रिंग दे रहा है, हिस्टिडीन येलो टू रेडिश कलर दे रहा है, आर्जिनिन रेड कलर दे रहा है, सिस्टीडीन ब्राउन कलर दे रहा है। तो डिफरेंट तरीके से आप इनको फाइनली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन में। एंड लास्टली जो सॉल्युबिलिटी है इन प्रोटीन्स की, वो डिपेंड करती है कि अगर चार्ज है किसी पॉलीपेप्टाइड पर तो फिर वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में, और अगर उस पर चार्ज नहीं है तो वो कम सॉल्युबल होगा, विच इज very simple concept to understand. So that's all about the proteins which I wanted to talk about. उनके functions, structure, classification, types, everything I have mentioned. आपको सारी चीजें I have explained to you everything in detail, and I hope you all of you have understood the basic concepts of proteins. बहुत ही simple तरह से मैंने कोशिश की आपको समझाने की और बताने की. So I hope आप सबको समझ आ गया होगा. एंड अगर आपके फर्दर कोई क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो, यू कैन राइट देम डाउन, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू देम. थैंक यू वेरी मच.